हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके हम कुछ बेसिक सम्स ही सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 120, 4x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 80, वेयर x एंड y आर मोर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें दी हुई रहेगी। पहला तो ये जो z का जो इक्वेशन दिया है ना, इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है। ओके, या तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोलेंगे या फिर मिनिमाइज़ करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है। ये जो z का इक्वेशन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट टू के बाद में ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ दी हुई है हमारे पास। इसे हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे हम कैसे करेंगे? तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसे यहाँ पर जहाँ लेस देन और इक्वल टू की साइन दी है, इसकी जगह पे मोर देन और इक्वल टू की साइन भी दी सकती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम इक्वल टू की साइन पुट कर देंगे ना, तो वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू रख देंगे इसकी जगह पे, और बाकी पूरा इक्वेशन सेम। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आपको x की वैल्यू 0 अज्यूम करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 120 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24। ओके, उसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं, एक बार आपको x की वैल्यू 0 अज्यूम करनी है, एक बार y की वैल्यू 0 अज्यूम करनी है। तो अगर y 0 लेते हैं तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? तो y अगर 0 लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई y 0 0 हो जाएगा, एंड 120 डिवाइड बाई ये 2 कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। यानी कि अगर y 0 है तो x की वैल्यू 60 आ रही है। तो ये पहले इक्वेशन में हमने x और y की दो दो वैल्यूज़ निकाल ली है। ओके, इसे हमें यहाँ पर ग्राफ में शो करना है, लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करेंगे? पहले हम ये सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों का साथ में ही कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन भी लिख रही हूँ अभी, 4x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू की साइन की जगह पे इज इक्वल टू की साइन 80। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर भी सेम, पहले x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। अगर x 0 रहेगा तो 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 80 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। उसी तरह से y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, एंड यहाँ पर 4 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 20। तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरीके से कर दिया। अगर 3 इक्वेशन दिए रहते हैं ना, तो फिर हम 3 बार इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसे हम ग्राफ में कैसे शो करना है? तो वो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमारी x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 60 और यहाँ पर 0 से लेकर 20, यानी कि यहाँ पर तो हम ओरिजिन 0 लेंगे ही, मैक्सिमम वैल्यू 60 है ना, तो हम यहाँ पे 60 तक हमें जाना पड़ेगा। और उसी तरह से y की वैल्यूज़ 24 0 और 40 और 0, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे हमें 40 तक जाना पड़ेगा। तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स का ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। उसी तरह से y एक्सिस पे भी 10, 20, यहाँ पे 30, 40 एंड 50। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस। पहले x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 24 है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू यहाँ से हमें देखना पड़ेगा 24 यहाँ आएगा, है ना। तो 0 और 24 पहला हमारा जो डॉट है वो यहाँ पे बनने वाला है। उसी तरह से अगर x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि x एक्सिस पे 60 देखो और फिर 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा सेकेंड पॉइंट। तो ये जो पहले इक्वेशन के हमने दो डॉट्स ड्रॉ किए, इन्हें अब ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे। फिर सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 40 है। तो अगर x की वैल्यू 0 है यहाँ पर तो y की वैल्यू यहाँ आएगी 40। ओके, फिर अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 0 है 20,
सॉरी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 20 और वाई की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये यहीं पे बन जाएगा पॉइंट। तो इन दोनों को भी हमें ज्वाइन करना रहेगा, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें फिजिबल रीजन निकालना है। उसके लिए यहाँ पे ये जो साइन दी हुई थी ना इनइक्वालिटीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के साइन दिए, और सेकेंड इक्वेशन में भी लेस देन और इक्वल टू के साइन दिए है। तो जब भी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, इसमें हमें बोला है कि लेस देन और इक्वल टू है ना, यानी कि जो फिजिबल रीजन होगा वो यहाँ पे ओरिजिन के तरफ में बनेगा, ओरिजिन के तरफ में ऐसा हमें बनाना है। अगर ये मोर देन और इक्वल टू की साइन होती ना, तो ये ओरिजिन के ऑपोजिट बनते दोनों एरोज। ओके, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी लेस देन और इक्वल टू के साइन है, यानी कि यहाँ पर भी हमें जीरो के यानी कि ओरिजिन की तरफ ही बनाना पड़ेगा ये वाले भी एरोज, तो ये अंदर के साइड बनेंगे एरो। अगर इसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन होती तो एरोज ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप ये वाला जो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है इधर, इसको आप अगर पूरा को कलर कर दोगे ना, ये देखो जीरो की तरफ सब कुछ जा रहा है, तो इसका जो पूरा रीजन है वो ऐसा होगा। और यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है सेकेंड इक्वेशन का, ये वाला जो है ये पूरा इसका रीजन ऐसा होने वाला है। तो इन दोनों का आपको, इन दोनों जो ट्राइंगल है ना, इनका आपको कॉमन रीजन निकालना है। तो अगर कॉमन रीजन हम निकालेंगे ना, तो इसका देखो ये ऐसा पूरा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और इसका ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये है ना, ये दोनों का कॉमन एरिया बन रहा है, यानी कि ये हमारा फिजिबल रीजन है ये वाला। ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम नाम देंगे। पहले ये जो ओरिजिन पे है इसको ए दे देते हैं, फिर यहाँ पर इसको बी, सी और यहाँ पे डी। 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया है। अब इन पॉइंट्स को आपको लिखना है। यहाँ पर पहला ए पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस भी, एक्स वाला भी 0 है और वाई एक्सिस पे भी 0 पे ही आ रहा है। पहला एक्स एक्सिस का पॉइंट है और दूसरा वाई एक्सिस का है, याद रखना। वैसे ही बी का जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे तो 20 है और वाई एक्सिस पे 0 होगा, तो 20 एंड 0। उसी तरह से सी का अब यहाँ पे देखो बीच में आ रहा है कहीं पे, तो ये 10 के ऊपर है ना, तो हम एक्स एक्सिस पे तो 10 ले लेंगे और वाई एक्सिस में यहाँ पे 20 के सामने है, तो 10 और 20 हम ले लेते हैं इसका। और डी, यहाँ पर अगर आप ग्राफ पेपर पे करते ना तो एकदम एग्जैक्ट दिखता कि ये कहाँ पे पॉइंट बन रहा है। अभी हम 10 और 20 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से डी का पॉइंट कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस पे 24 की तरफ है, तो 0 एंड 24 पे आया ना ये वाला पॉइंट। यहाँ पे हमने 24 और 0 पे किया था, वही लोकेशन यहाँ पर आ गया है। तो अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो हमारा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसमें आपको x और y की ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके a b c d के 4 वैल्यूज़ निकालनी है। पहला, अगर x भी 0 है और y भी 0 है, तो इन दोनों में अगर आप 0 वैल्यूज़ पुट करोगे तो 3 × 0 एंड 5 × 0 0 ही आ जाएगा, तो a की वैल्यू तो 0 आएगी। फिर b की वैल्यू 20 और 0, यानी कि x 20 होगा और y की वैल्यू 0 होगी, तो 3 × 20 60 एंड 5 0 ज़ा 0, तो आंसर आएगा 60। उसके बाद c 10 एंड 20 है, तो 3 × 10 30 एंड 5 × 20 100, तो 30 + 100 इज़ 130। एंड लास्ट में 0 एंड 24 है, तो 0 यहाँ पर होगा x × 3 × 0 एंड 5 × 24 करेंगे तो 120 आएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 124। ओके, अब इन सब में से आपको कौन सा नंबर देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था मैक्सिमाइज z, तो इन सब में से आपको मैक्सिमम नंबर ही ढूंढना है। तो इन सब में से मैक्सिमम नंबर इज़ 130। सो हमारा x, हमारा z की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ हो रही है, जब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो हम लिखेंगे दैट z इज़ मैक्सिमम एट x = 10 एंड y = 20। तो ये हमारे x और y की वैल्यूज़ आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर इसी सम में हमारे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की साइन की जगह पे दोनों मोर देन और इक्वल टू की साइन होती ना, तो हम क्या करते,
हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो यही आती है, हम इक्वेशन सॉल्व करने पे सब वैल्यूज़ यही आएगी, हमारी लाइंस भी इसी तरह से ड्रॉ होगी। लेकिन मोर देन और इक्वल टू की साइन की वजह से हमारे जो एरोज़ है ना वो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनेंगे सारे एरोज़। ठीक है, अगर इक्वेशन के सारे मतलब जितने भी इक्वेशन हैं उन सब की साइन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली है, तो हमारे जो भी मैक्सिमम आउटर एरिया होगा ना, यानी कि जो सबसे आउटर एरिया है ये वाला और ये वाले से जितना भी ये पूरा आउटर एरिया होगा ना वो हमारा फीजेबल रीजन होगा। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की साइन थी, इसलिए आप सोच सकते हो कि ये ओरिजिन की तरफ जो भी छोटा सा रीजन बन रहा है वही हमारा होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का होता तो हमारा ये पूरा रीजन इस तरह से बनता। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ऐसे रीजन जा रहा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ आता, एक पॉइंट यहाँ आता और एक पॉइंट यहाँ आता, और फिर हम उसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की साइन थी इसीलिए हमने अंदर वाला एरिया देखा। समझ आ रहा है? अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन c इज इक्वल टू 2500 x1 प्लस 3000 x2 फाइंड x1 एंड x2 सो दैट c इज मिनिमम अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस बार c दिया हुआ है उसका इक्वेशन, और हमें बोला है कि हमें c को मिनिमम रखना है। लास्ट टाइम हमने मैक्सिमम रखा था और z था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। और कॉन्स्टेंट इस बार देखो 1, 2 और 3 कॉन्स्टेंट इस बार दिए इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैं तीनों को एक बार लिख देती हूँ। पहला x1, ये जो है ना ये सब इनइक्वालिटीज़ में है, इसे हमें पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू के साइन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो हमारे पास जो वेरिएबल है x1 एंड x2, तो इस बार जो 3 इक्वेशंस दिए हैं ना उसमें लास्ट सम में जो मैंने आपको करवाया था उसमें दोनों इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू की साइन थी। तो हमने देखा था कि जो एकदम अंडर मोस्ट एरिया रहता है, सबसे जो अंदर वाला एरिया रहेगा हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं फीजेबल रीजन के लिए। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया कि अगर सभी साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू की होगी तो हम एकदम जो आउटर वाला एरिया रहेगा वही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें दो तो साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू की है और एक साइन लेस देन और इक्वल टू की है, यानी ये दोनों साइन का कॉम्बिनेशन वाला सम है। तो इसे ना ही हमारा एकदम आउटर मोस्ट एरिया भी नहीं आएगा और एकदम जो अंदर वाला एरिया होगा वो भी नहीं आएगा, हमारा कोई बीच का ही एरिया आएगा। तो इसे एकदम ध्यान से देखना। पहला इक्वेशन हमारा इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया है और इसमें हमें x1 और x2 की दूसरी वैल्यूज़ अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधा लिखा है x1 इज इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन x2 इज इक्वल टू 20, ये भी इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल दिया ही नहीं है x1, तो इसे भी हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये तीसरा इक्वेशन में दोनों वेरिएबल दिए तो इसे हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। तो अब देखो यहाँ पर पहले x1 और x2, अगर x1 की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो x2 की वैल्यू क्या आएगी 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। उसी तरह से अगर x2 की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं यहाँ पर तो x1 की वैल्यू 60 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की भी वैल्यू निकाल ली। अब हम इसे यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये वाला जो एक्सेस है वो x1 है इस बार और ये वाला x2 है, x और y नहीं है, जो वेरिएबल होंगे आपको उन्हीं का ही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे जो वैल्यूज़ है वो भी 0 से लेकर 60 है और यहाँ पर भी x2 की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम 60 आ रही है। तो हम यहाँ पे वापस से 10-10 के ही यूनिट्स के हम ड्रॉ कर लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x1 इज इक्वल टू 30, यानी कि ये जो x1 की लाइन है वहाँ पर हमें ये 30 पे एक हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो कि x2 की लाइन से पैरेलल होगी हमें वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर x2 का कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है तो हम यहाँ पर सिर्फ ये वाले पॉइंट पे ऐसा नहीं कर सकते, डॉट हम नहीं बना सकते क्योंकि x2 है ही नहीं, तो हम x2 की वैल्यू इन्फाइनाइटली ऐसे बढ़ती जा रही है हम वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 30 के ऊपर से। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन x2 की वैल्यू 20 है और दूसरा x1 वेरिएबल दिया ही नहीं है इसमें,
है ना। तो हम क्या करेंगे, x2 ये वाली लाइन पे यहाँ पे 20 को हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि x1 की लाइन से एकदम पैरेलल हो। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन की लाइन। और उसी तरह से थर्ड इक्वेशन में तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली है, तो आपको लास्ट सम की तरह ही करना है। अगर x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 60 है, यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 और x2 की वैल्यू इस लाइन पे यहाँ पे 60 आ रही है, तो ये यहाँ पर आएगा फर्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, x1 अगर 60 है तो x2 0 है, x1 अगर यहाँ पे 60 है तो x2 0 भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो हमें ये दो डॉट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इसे एरो बना देते हैं। इसमें पहले इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, यानी कि जो एरो बनेंगे वो अपोजिट टू ओरिजिन बनेंगे। ये रहा पहला इक्वेशन की लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ हुई है ना, तो अपोजिट के ओरिजिन यानी कि इस तरह से एरो बनेंगे हमारे। लाइन्स ऐसे यहाँ पर बना देती हूँ मैं। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू की है, यानी कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी भी ऑपोजिट टू ओरिजिन लाइन बनेगी, एरो बनेंगे। यहाँ की तरफ ओरिजिन की तरफ एरो नहीं बनाने इस बार भी। तो देखो अभी तक हमने जो दो इक्वेशन के एरो बनाए हैं उसमें से ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है दोनों का। अभी हम तीसरे का भी बना लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा फिजिबल रीजन है। थर्ड इक्वेशन की लाइन लेसर देन और इक्वल टू की है, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है उसकी लेसर देन और इक्वल टू यानी कि ओरिजिन की तरफ एरो बनने वाले हैं। तो अंदर की तरफ हम एरो बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, आपको ऐसा फिजिबल रीजन चूज करना है जिसमें तीनों इक्वेशन के जो एरोज है ना वो कॉमन आ रहे हैं। सिर्फ दो के आएंगे ना वो भी नहीं चलेगा। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें ये वाले सेकेंड इक्वेशन के एरो भी आ रहे हैं और थर्ड इक्वेशन के भी एरो आ रहे हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट इक्वेशन के एरो नहीं आ रहा है ये वाले इतने रीजन में। तो हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दो ही इक्वेशन के आ रहे हैं। फिर आप ये वाला भी रीजन देखोगे तो यहाँ पे भी 1 और ये 2 इक्वेशन के ही आ रहे हैं, तीसरे इक्वेशन के एरोज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप ये जो आउटर रीजन देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के आ रहे हैं और सेकंड इक्वेशन के आ रहे हैं, लेकिन थर्ड के नहीं आ रहे, तो हम इसे भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये बीच का जो एरिया है ना, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें तीनों के आ रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले फर्स्ट का ये इस तरह से जा रहे हैं हमारे एरोज सारे, तो ये यहाँ पर कॉमन हो रहा है। सेकेंड का इस तरह से जा रहा है तो ये यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है, और थर्ड का इस तरह से जा रहा है तो ये यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है। तो यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमारे एकदम सब ये फिजिबल रीजन होगा क्योंकि इसमें तीनों इक्वेशन के एरोज कॉमन आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 हम तीन जो है वो पॉइंट्स के नाम देंगे। पहला ये वाला ए, फिर ये वाले को बी और ये थर्ड वाले को सी। अब इन तीनों की आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट ए, फिर सेकेंड बी और थर्ड सी। अब देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू ये वाले लाइन पे ऐसे जा रही है और ये वाले लाइन पे इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये तो 30 और ये 20 की लाइन है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू 20 होने वाली है। लेकिन b का जो पॉइंट होगा ना वो हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर आ रहा है। अगर आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हो ना तो आपका एग्जैक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, तो हम इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये जो b वाला पॉइंट है ना ये कौन सी दो लाइन की वजह से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक तो ये सेकेंड लाइन और दूसरा ये थर्ड लाइन, इन दो से इंटरसेक्शन हो रहा है। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन x2, यहाँ पर हम इज इक्वल टू के साइन लेंगे, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन x1 प्लस x2 60 है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, तो x2 माइनस x2 होगा तो वो कट हो जाएगा, माइनस x1 बचेगा और यहाँ पर 20 माइनस 60 करोगे तो माइनस 40 आएगा। तो x1 की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी, x1 की वैल्यू 40। और अगर x1 की वैल्यू आप ये इक्वेशन में पुट करते हो, x1 की वैल्यू अगर 40 है तो x2 की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू 40 आ गई। ओके, उसी तरह से हमें थर्ड इक्वेशन की भी सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। सो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, सॉरी ये जो सी पॉइंट है ना वो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये कौन से दो इक्वेशन की लाइन पे हो रहा है, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन।
सो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इज x1 इज इक्वल टू 30 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60। तो वापस से इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो x1 माइनस x1 ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस x2 और यहाँ पे 30 माइनस 60 माइनस 30 आ जाएगा। सो x2 की वैल्यू आएगी 30। अगर x2 की वैल्यू 30 है तो x1 की वैल्यू भी 30 आ जाएगी, तो 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। सो x1 की वैल्यू भी 30। तो 30 एंड 30 हम यहाँ पे लिखेंगे C के पॉइंट। ओके, अगर आप डायरेक्टली पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो आप इस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब ये जो x1 और x2 की वैल्यूज़ आई है, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो पहला 30 और 20 है, यानी कि 2500 मल्टीप्लाई 30 प्लस 3000 मल्टीप्लाई 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,35,000। ओके, फिर सेकेंड इक्वेशन में 40 और 20 यानी कि 2500 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3000 मल्टीप्लाई 20, तो इसका आंसर आएगा 1,60,000। और लास्ट 30 एंड 30, 2500 मल्टीप्लाई 30 प्लस 3000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आएगा 1,65,000। अब हमें इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो हमें बोला है कि C मिनिमम करना है हमें। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है ये वाली, हम इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ही हमारा C मिनिमम आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा है, तो जब हम x30 और x1 30 और x2 20 लेंगे तब हमारा C मिनिमम आएगा। सो C इज़ मिनिमम व्हेन x1 इज इक्वल टू 30 एंड x2 इज इक्वल टू 20। तो ये तीन इक्वेशन वाला भी सम हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें दो अलग अलग साइन हमें दी हुई थी। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा रिटर्न में क्वेश्चन दिया है। इसमें हमारे पास रेडीमेड जो इक्वेशंस थे पहले क्वेश्चन की तरह वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी हमें इक्वेशन भी खुद ही बनाने पड़ेंगे। इस तरह के सम्स भी एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखो। टू मशीन्स A एंड B आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल्स। दो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल्स बनाने के लिए। ओके, द मशीन A इज़ टू बी यूज्ड फॉर 2 मिनट्स एंड द मशीन B इज़ टू बी यूज्ड फॉर 3 मिनट टू मैन्युफैक्चर अ फुटबॉल। FB यानी फुटबॉल है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फुटबॉल और वॉलीबॉल दो वेरिएबल दिए ना, तो हम क्या करेंगे, मैं फुटबॉल जो है उसे मैं x अज्यूम कर रही हूँ और जो वॉलीबॉल है उसे y अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप x1 और x2 भी अज्यूम कर सकते हो चाहो तो दो वेरिएबल आ गए x एंड y। अब क्या लिखा है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि दैट द मशीन A इज़ टू बी यूज फॉर 2 मिनट्स और मशीन B को 3 मिनट्स लगते हैं टू मैन्युफैक्चर अ फुटबॉल। फुटबॉल बनाने के लिए ये 2 मिनट्स लेती है मशीन A और B मशीन 3 मिनट्स लेती है। और जबकि वाइल द मशीन A is to be used for 4 minutes and machine B is to be used for 2 minutes to manufacture a volleyball। और वॉलीबॉल बनाने का भी दोनों मशीन का टाइमिंग दे दिया है 4 minutes and 2 minutes। नाउ ईच मशीन कैन बी यूज फॉर एट द मोस्ट 2 hours। यहाँ पे बोला है कि एट द मोस्ट हम दोनों मशीन को 2 घंटे ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ईच फुटबॉल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 एंड ईच वॉलीबॉल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। दोनों क्या क्या प्रॉफिट देते हैं हमने वो भी लिख दिया है, पर फुटबॉल और पर वॉलीबॉल। ठीक है, नाउ हाउ मेनी फुटबॉल एंड वॉलीबॉल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर डे टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला, वो हमें मैक्सिमम करना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो प्रॉफिट फंक्शन होने वाला है P, उसे हम P अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे P क्या बोला है, दैट ईच फुटबॉल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4। हर एक फुटबॉल 4 रुपये का प्रॉफिट दे रही है, यानी कि हम 4 मल्टीप्लाई और जितने भी फुटबॉल मैन्युफैक्चर करेंगे वो x है, तो 4x। और ईच वॉलीबॉल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। और हर एक वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल यानी हमने y वेरिएबल लिया है तो वो 5y हो जाएगा। तो ये जो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है। ओके, या फिर यहाँ पर इसे हम प्रॉफिट फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया, लेकिन अब हमें इनइक्वालिटीज़ वाले इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट है वो बनाने पड़ेंगे। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक मैं टेबल जैसा बना रही हूँ। पहले हम लिखेंगे मशीन A और यहाँ पे लिखूँगी मैं मशीन B। ओके, और यहाँ पे ऊपर लिखूँगी फुटबॉल और यहाँ पे लिखूँगी वॉलीबॉल। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम टाइम।
तो अब ध्यान से देखो, मशीन ए को, यहाँ पर मशीन ए को 2 मिनट्स लग रहे हैं और मशीन बी को 3 मिनट्स लग रहे हैं टू मैन्युफैक्चर अ फुटबॉल। फुटबॉल बनाने के लिए, यानी कि ये वाली जो कॉलम है इसमें मशीन ए को लग रहे हैं 2 मिनट्स और मशीन बी को लग रहे हैं 3 मिनट्स। ओके। और दूसरा हमें बोला है कि वॉलीबॉल बनाने के लिए वाइल द मशीन ए इज़ टू बी यूज फॉर 4 मिनट, मशीन ए को 4 मिनट लग रहे हैं एंड मशीन बी को 2 मिनट लग रहे हैं टू मैन्युफैक्चर अ वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल वाली कॉलम में हमें मशीन ए के सामने 4 मिनट्स लिखना है और यहाँ पर इसको मशीन बी को 2 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम में हम क्या लिखेंगे, तो मशीन ए का मैक्सिमम टाइम और मशीन बी मैक्सिमम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा है दैट ईच मशीन कैन बी यूज फॉर एट द मोस्ट 2 आवर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 घंटे ही यूज़ कर सकते हैं। तो 2 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 120 मिनट्स एंड 120 मिनट्स। दोनों मशीन को 120 मिनट से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट फंक्शन तो हमारा बन गया है। अब कांस्टेंट के भी हमने टेबल तो बना दी है, लेकिन अब इसके इक्वेशन कैसे बनाने हैं, तो वो देखो, मशीन ए के लिए एक इक्वेशन बनेगा और मशीन बी के लिए एक इक्वेशन बनेगा। ये जो लिखा है ना, सेम इसी को हम लिख देंगे। देखो, पहले टू जो है वो फुटबॉल के लिए, इसलिए 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वॉलीबॉल जो है वो y लिए तो 4y ले लेंगे हम, और दोनों को ऐड करेंगे ना तो मैक्सिमम टाइम हमारा 120 आना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम है ना ये तो 120, इसीलिए 120 से कम अगर हम टाइम लेते हैं तो भी चलेगा। तो ये जो हम टाइमिंग ले रहे हैं वो लेसर देन और इक्वल टू 120 होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसीलिए साइन लेसर देन इक्वल टू की लगी है। ओके। और फिर मशीन बी का भी इसी तरह से ये 3x हो जाएगा और ये प्लस करके 2y हो जाएगा। तो इसका भी मैक्सिमम टाइमिंग 120 होना चाहिए, इसीलिए हम लेसर देन और इक्वल टू 120 मिनट से कम लेंगे तो चलेगा या फिर 120 तक लेंगे तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेसर देन इक्वल टू के साइन लगाइए। अगर ग्रेटर देन बोला होता ना, ऐसा बोला होता कि मिनिमम 2 आवर्स तो करना ही है, तो मिनिमम के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हमारे कॉन्स्टेंट की भी इक्वेशन बन गए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों चीज़ें अवेलेबल हो गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट। तो अब इस सम को आप, जो हमने लास्ट सम जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही आप इसे सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप फाइंड करके लिख कर बताइए, तो मैं बताऊँगी कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका होमवर्क है, मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड कितनी समझ आई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।